हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे पाठ 3 बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार लेखक रहे हैं। व्यंग्य विधा को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है लेखन के क्षेत्र में। ठीक है, तो देखिए, आप सभी ने भी कभी ना कभी बस की यात्रा की होगी। तो कभी हमारे यात्रा के कुछ अच्छे अनुभव होते हैं और कुछ बुरे, है ना, जो हमें हमेशा याद रह जाते हैं। तो ऐसा ही जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई, उनका भी बस की यात्रा का अनुभव है जो उन्होंने हमारे साथ साझा किया है। ठीक है, ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। निबंध शैली में लिखा गया है और व्यंग्यात्मक है। आप इसे हास्य व्यंग्य हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लेखक ने थोड़ा सा हंसी का पुट भी दिया है। जब हम इसे पढ़ते हैं, बड़ी ही रोचक शैली में लेखक ने इस निबंध को लिखा है। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1995 में। ठीक है, तो देखिए, इसमें उन्होंने अपना अनुभव जो हमारे साथ साझा किया है वो है कि वो एक बार किसी प्राइवेट बस से जा रहे थे और उस बस की हालत इतनी खस्ता थी कि जो लेखक को के लिए यादगार बन गई। इसीलिए उन्होंने ये अनुभव हमारे साथ साझा किया है। और साथ में उस कंपनी के मालिक जो थे वो कितने मतलब स्वार्थी थे, उसका भी इन्होंने उल्लेख किया है। तो आइए शुरू करते हैं अब हम ये पाठ। देखिए क्या कहा है लेखक ने। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो लेखक पूछते हैं, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। फिर लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, बस डाकिन है। तो देखिए, लेखक है और उसके 4 मित्र हैं उसके साथ ही, यानी वो 5 लोग हैं जिन्होंने 4 बजे की बस से जाना जो है डिसाइड किया है। ठीक है, और बस जो है वो पन्ना से जाती है और सतना के लिए जाती है। ठीक है, जहाँ से उन्हें जबलपुर की जो ट्रेन है वो मिलती है जबलपुर जाने के लिए। ठीक है, और वहाँ से जो लेखक के साथ जो 2 व्यक्ति हैं उन्हें सुबह अपने ऑफिस पे जाना है काम के लिए। तो इसीलिए उन्होंने ये निश्चित किया है, डिसाइड किया है कि हम इसी बस से सफ़र करेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर डाकिन का मतलब है यहाँ पर डरावनी। जब लेखक पूछते हैं कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, लेखक ऐसा क्यों पूछते हैं? क्योंकि देखिए, एक तो वो रात का सफ़र कर रहे हैं, दूसरा बस को जो है जंगल से जाना है। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि इस शाम वाली बस से सफ़र करना अच्छा नहीं है, तो वो लेखक जो है उनसे पूछते हैं कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं। तो फिर जो लोग हैं वो उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, डाकू नहीं मिलते, बल्कि बस जो है वो खुद ही डरावनी है। ठीक है, तो देखिए फिर लेखक आगे क्या कहते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो देखिए, अब लेखक क्या कहते हैं कि लेखक जो है यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं कि जो बस थी वो लेखक को कैसे लग रही थी, जैसे कि कोई वृद्धा स्त्री है। ठीक है, लेखक ने तुलना की है किसी वृद्धा स्त्री से। वृद्ध मतलब बूढ़ी, और व्यो मतलब वयोवृद्ध में मतलब बहुत ही बूढ़ी, जो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच गया है। ठीक है, उसको कहा है वयोवृद्ध। तो उसको देखकर लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा मतलब सम्मान। जैसे किसी बहुत बूढ़े व्यक्ति को देखकर हमारे मन में सम्मान की भावना उत्पन्न होती है ना, वैसे ही लेखक के मन में उस बस को देखकर ऐसे भाव उसके मन में आ रहे थे, क्योंकि बस जो है बहुत ही पुरानी थी, एकदम खस्ता हालत में। आप देखिए, ये चित्र भी आपको दिया हुआ है, आप इसमें भी देख सकते हैं कि बस की हालत जो है वो कैसी है।
सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी बहुत पुरानी थी, बहुत समय से वो बस ऐसे ही चलती जा रही थी। इसीलिए लोग इस बस से सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, क्योंकि उन्हें लगा कि इस वृद्धावस्था में यदि हम इसे सफ़र करेंगे तो इसे बहुत ही कष्ट होगा, पीड़ा होगी। ठीक है, तो उन्हें लग रहा था कि जैसे ये बस तो पूजा के योग्य है, यानी हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, ना कि इससे हमें सफ़र करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कहा है लेखक ने। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो देखिए जो बस, जिस कंपनी की वो बस थी, उस कंपनी का एक हिस्सेदार यानी पार्टनर जो है वो भी उसी बस से सफ़र कर रहा था। तो लेखक ने उससे पूछा, उसकी क्योंकि बस की हालत मैंने बताया आपको इतनी खस्ता थी, तो उस हालत को देखकर लेखक को लगा कि ये बस चलती भी है। उन्होंने प्रश्न किया, तो कंपनी के जो हिस्सेदार थे उन्होंने फिर जवाब दिया, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, तो फिर लेखक ने उनसे कहा कि वही तो हम देखना चाहते हैं। यानी यहाँ पर लेखक जो है हास्य का पुट देते हैं, यानी हास्य मतलब जोक आप कह सकते हैं। ठीक है, तो लेखक यहाँ पर जोक मारते हुए यानी हंसी हंसी में वो ताना मार रहे हैं और अपनी बात भी कह रहे हैं। तो फिर देखिए आगे, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो लेखक देखिए मजाक करते हैं कि गजब है, आश्चर्य की बात है कि ऐसी जो बस है वो भी अपने आप चलती है। तो फिर देखिए हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो देखिए हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा एक जो है मुहावरा है जिसका मतलब है कि टाल मटोल करना, यानी निर्णय न ले पाना। कि अब उन्हें बस की हालत देखकर उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था कि अब हम इस बस से जाएं या ना जाएं। ठीक है, तो उसी के बारे में कहा है। तो फिर जो उनके एक मित्र थे, लेखक के एक मित्र थे, डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, चलो, बस जो है वो अनुभवी है, यानी बहुत पुरानी है, और जो नई बसें होती हैं उनसे ज़्यादा विश्वास के योग्य भी है। यानी नई बस का भी हम कोई कह नहीं सकते कि वो ख़राब नहीं होगी, वो भी ख़राब हो सकती है, और ये तो बहुत पुरानी है, और ये तो हमें अपने बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो ऐसा उनके मित्र डॉक्टर जो है उन्हें कह देते हैं। ठीक है, तो फिर वो सभी जो हैं बस में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आगे देखिए, फिर हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब वो सभी मित्र जो थे बस में बैठ गए थे, और जो उन्हें छोड़ने के लिए आए थे, जैसे हमारे घर कोई रिश्तेदार आता है तो हम उसे सी ऑफ करने जाते हैं ना, वैसे ही लेखक के जो मित्र थे, जो लेखक और उसके मित्र थे, जब वो बस में बैठ गए तो कुछ व्यक्ति जो हैं उन्हें वहाँ पर सी ऑफ करने आए थे। तो लेखक क्या कहते हैं कि वो लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कि अंतिम विदा दे रहे हैं, यानी अंतिम बार वो उनसे मिल रहे हैं। और उनको देखकर लेखक को ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखें लेखक से कह रही हैं कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, यानी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, जो इस संसार में आया है उसको तो जाना ही है एक दिन, चाहे वो राजा है, चाहे रंक है, चाहे फ़कीर है, यानी चाहे वो कोई अमीर व्यक्ति है, चाहे वो गरीब है, चाहे कोई वो साधु है। ठीक है, आदमी को कूच करने के लिए निमित्त चाहिए। कूच करना मतलब प्रस्थान करना, जाने के लिए तैयार होना, निमित्त मतलब साधन, कि आदमी को कहीं भी जाने के लिए एक साधन चाहिए होता है। ठीक है, और वो बस उन्हें मिल ही गई है। तो फिर देखिए आगे क्या कहा है, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब देखिए, जब जैसे ही बस चलनी स्टार्ट हुई, यानी इंजन जो है उसका स्टार्ट हुआ,
तो लेखक को कैसे लगने लगा कि मानो पूरी की पूरी बस जो है वो इंजन ही है, क्योंकि जब बस स्टार्ट हुई, इंजन स्टार्ट हुआ तो उसका शोर इतना अधिक था कि लेखक को लगा कि मानो पूरी बस ही इंजन है और वो इंजन के अंदर ही बैठे हैं, यानी बहुत अधिक शोर जो है वो बस कर रही थी। कांच बहुत कम बचे थे और उस बस में जो कांच थे यानी खिड़कियों में जो कांच लगे हुए थे वो भी बहुत कम ही बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। आप देखिए लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कांच वैसे तो उसमें बहुत कम बचे थे, लेकिन जो कांच बचे हुए थे उनसे उन्हें खुद अपना बचाव करना था, क्योंकि वो कांच टूटे हुए थे और टूटे हुए कांच जो है उन्हें लग सकते थे। इसलिए वो खिड़की से थोड़ा सा हट कर बैठ गए और इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी इतना शोर था कि लेखक और उसके मित्रों को लग रहा था कि जैसे उनकी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो देखिए अब लेखक क्या कहते हैं कि बस जो है वो सचमुच में ही चल पड़ी थी। और अब लेखक को क्या लगने लगा था, उन्हें लगने लगा था कि यह बस जो है गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय से ट्रेनिंग लेकर आई, यानी उस समय में ये बस जो है बहुत ही जवान रही होगी और उसी समय में इसने ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, अब देखिए हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। अब यहाँ पर गांधी जी के असहयोग आंदोलन की और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की है। असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब न, सहयोग मतलब ना करना, सहयोग ना करना। ठीक है, तो उस समय में आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों का जो है शासन था और वो अंग्रेज़ जो हैं हम भारतवासियों पर बहुत ही अत्याचार करते थे। तो उनका विरोध करने के लिए हमारे जो अफसर थे, यानी जो अंग्रेज़ी सरकार में सरकारी पद पर कार्यरत थे, उन्होंने उनको सहयोग देने से यानी कार्य न करने से इनकार कर दिया था। तो ये था गांधी जी का असहयोग आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था कि सविनय यानी विनय पूर्वक, अवज्ञा न मानना, उनकी आज्ञा न मानना, अवज्ञा करना। ठीक है, कि उन्होंने अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाए थे वो भारतवासियों के हित में नहीं थे, तो उन्होंने विनयपूर्वक उन कानूनों का उल्लंघन किया था, यानी उन कानूनों को नहीं माना था। तो वो था उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो लेखक को उस बस को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये बस जो है उन आंदोलनों के समय से गुजर कर आई है, यानी उस समय से ट्रेनिंग लेकर आई है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, क्योंकि देखिए बस जो है बहुत ही खस्ता हालत में थी, पूरी ही टूटी फूटी हुई थी। तो ऐसा लग रहा था कि मानो सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी सीट और जो बस की बॉडी थी वो एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी भागी जा रही है, यानी वो एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए और जब बस 8-10 मील तक पहुंची तो ये सारे भेदभाव भी समाप्त हो गए, यानी समझ ही नहीं आ रहा था कि लेखक जो है वो सीट पर बैठे हैं या सीट जो है वो लेखक पर बैठी है, यानी सब आपस में मिल गए। सब टूटा फूटा हुआ था, कुछ भी अंतर वहाँ पर नहीं रह गया था। अब देखिए आगे क्या कहा है फिर। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नाली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं कि अचानक से थोड़ी दूर जाकर बस जो है रुक गई।
और जब खोजबीन की कि क्यों रुकी है ये मालूम किया तो उन्हें पता लगा कि जो पेट्रोल की टंकी है उसी में ही एक छेद हो गया है। तो अब देखिए फिर ड्राइवर साहब ने क्या किया, ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, यानी अपने पास में ही उसे रख लिया। पेट्रोल को बाल्टी में निकाल लिया और उसे पास में ही रख लिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगे, और एक नली यानी पाइप से डालकर उसको इंजन में भेजने लगे तेल को। और अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को गोद में रख लेंगे। ठीक है, अब लेखक को ऐसा एहसास होने लगा था कि बस कंपनी के मालिक जो है अब इंजन को अपनी गोदी में रख लेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि कंपनी के हिस्सेदार ने कहा था ना कि बस जो है चलती है, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। ठीक है, तो उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि अब जो हिस्सेदार साहब हैं वो इस इंजन को जो है अपनी गोद में ले लेंगे। यहाँ पर वो हंसी मजाक कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। और उन्हें ऐसा लगने लगा था, हंसते हुए फिर कहते हैं कि जैसे माँ जो है बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है ना, वैसे ही जो कंपनी के मालिक हैं अब वो उसको पेट्रोल पिलाएंगे। किसको? बस को। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब देखिए लेखक ने क्या कहा है कि बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी, यानी अब जो है पेट्रोल डालने के बाद बस थोड़ी सी चल पड़ी थी और उसकी रफ्तार यानी चलने की गति जो है वो अब सिर्फ 15 और 20 मील रह गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। अब लेखक को उस बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं रह गया था। ब्रेक फेल हो सकता है, यानी अब लेखक के मन में ये शंका होने लगी थी, ये डर हो गया था, पैदा हो गया था कि ब्रेक जो है इस बस का कभी भी फेल हो सकता है या स्टीयरिंग जो है वो किसी भी टाइम टूट सकता है। और प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। लेखक ने बाहर देखा तो प्रकृति के दृश्य जो है बहुत ही लुभावने थे, यानी मन को भाने वाले थे। लेकिन फिर भी दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। इतना मतलब अच्छा दृश्य था, लेकिन फिर भी लेखक को वो सब अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसके मन में डर था। तो देखिए लेखक को कैसा लग रहा था कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक जो है रास्ते में आने वाले हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, क्योंकि जो बस थी जो चालक के हाथ में थी यानी ड्राइवर के हाथ में थी, उसका नियंत्रण जो है अब खो चुका था, यानी बस जो है सही तरीके से नहीं चल रही थी। तो इसलिए लेखक को यह एहसास हो रहा था कि जाने बस कब टकरा जाए। और जो भी पेड़ आता तो लेखक को ऐसा एहसास होता कि बस जो है अभी इससे टकराएगी, और यदि एक पेड़ निकल जाता तो वो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता कि अब बस जो है इससे टकराएगी। और यदि झील आती तो लेखक को ऐसा लगता कि मानो बस अब इसमें गोता लगाएगी, यानी इसमें ही अब डुबकी लगाएगी। ठीक है, गोता लगाना मतलब डुबकी लगाना। अब लेखक को ऐसा एहसास होता कि बस जो है जाने कब इस झील में डूब। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में अब इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।